नमस्कार मित्रों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आज 30 मई है। 30 मई हिंदी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उसी पे आज पूरा यह लेक्चर रहेगा कि 30 मई पे क्या कैसे है। ठीक है, देखिए हम फिर कह रहे हैं टीजीटी पीजीटी में आप लोग बेहतरीन, यहाँ पे पूरी फैकल्टी जितने हैं ये बेहतरीन अपने आप में है। जो भी सब्जेक्ट इसमें परचेज करना है मित्रों, इसका वीडियो देख लीजिए और तब आप डिसाइड करिए। एंट्री नंबर यहाँ पे स्पष्ट है। टीजीटी पीजीटी जो भी डालना है, हिंदी, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एसएसटी में जो भी आपको लेना है मित्रों, आप वहाँ पर एंट्री नंबर पे बस टीजीटी पीजीटी लिखकर 8299003391 पर एसएमएस कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इंक्वायरी कोई भी लेना हो तो यहाँ पर स्क्रीन दिया है, यहाँ पर फोन करके आप इंक्वायरी नंबर ले सकते हैं, पूरी टीम बताएगी। आज 30 मई है जो हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के लिए रहता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी और इसके पीछे हम कुछ एक पत्रकारिता के बारे में, इसको कितने वर्गों में बांटा गया, भारतेंद्र जी की जो पत्रिकाएं थी उसमें क्या क्या वर्गीकरण हुआ है, उस पर एक विशेष परिचर्चा हम करेंगे जो आपके हिंदी टीजीटी पीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा मित्रों, और काफी जगह वो पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आइए इसी पे एक विशेष परिचर्चा हम लोग करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस पे। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस पे हम लोग एक चर्चा करते हैं और इस पत्रकारिता दिवस पे विशेष कुछ पॉइंटों को हम लोग राइट डाउन करके नोट करेंगे। ठीक है, एंट्री नंबर आपको दिख रहा है। फीस 6 मंथ के लिए मात्र 2499 फीस है। पहले यह 5000 फीस थी, 4999, अब 2499 चल रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, क्लास अच्छा लगे तो जरूर आप लोग उस पर कुछ लिखिएगा, और जो भी बेहतरीन कंटेंट मैं देने का प्रयास करता हूं वह अपने आप में सारगर्भित और परीक्षोपयोगी होता है। वह सिर्फ यहीं के परीक्षा के लिए नहीं, वह विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं मित्रों, देखते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, एक विशेष परिचर्चा इस पे पूरा रहेगा, जिसपे आपको क्लास में, आज के क्लास के सेशन में पूरी इसके पीछे की विशेष विश्लेषण रहेगा इस पे। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता पे क्या क्या चीजें विशेष है। सरस्वती में क्या था, सरस्वती पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे। किस युग को पत्रकारिता का स्वर्ण युग माना जाता है, किस युग को पत्रकारिता का स्वर्ण युग कहा गया, कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में यह बांटा गया, और उसके बाद भारतेंद्र की पत्रिकाओं के पीछे क्या क्या स्टोरी रही, किसको कैसे कैसे कहा गया, निज भाषा उन्नति रहे। ठीक, यह जो भारतेंद्र जी की थी यह किसमें छपी थी सबसे पहले, इस पे भी हम परिचर्चा करेंगे। सरस्वती पत्रिका के मंडल में कौन कौन थे, संपादक मंडल में, उसके पीछे क्या स्टोरी थी, इस पे पूरी परिचर्चा आज की जाएगी, जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है अक्सर। छायावाद विरोधी पत्रिका कौन है, छायावाद समर्थक पत्रिका कौन है, इन सारे बिंदुओं पर छायावाद विरोधी पत्रिका कौन है, ठीक है, समर्थक पत्रिका कौन है, समर्थक पत्रिका कौन है, इन सारे बिंदुओं पे मैं आज इस पूरे लेक्चर पे आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं
तो देखिए जो पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ वो 19वीं शताब्दी के तीसरे युग से माना जाता है, 19वीं शताब्दी के तीसरे युग से। ठीक है, पत्रकारिता का जो प्रारंभ कह सकते हैं हिंदी साहित्य में, प्रारंभ जो हुआ वो कब हुआ, 19वीं सदी के तीसरे भाग से। ठीक है, तीसरे भाग से, 19वीं सदी के तीसरे दशक से यह लगभग प्रारंभ हुआ। ठीक है, तीसरे दशक से प्रारंभ माना जाता है। देखिए अगर 19वीं सदी का मतलब हुआ 1800 से लेकर 1899, इसके बीच के जो सदी कहते हैं, तो ये जान लीजिए जब भी अगर इसका 19वीं सदी का मतलब है कि 18 में +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, तो ये 19वीं सदी कही जाएगी। 19वीं सदी माने 1800 से लेकर 1899 तक का जो सदी होता है, शताब्दी होता है, ये इतना ही होता है शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी कही जाएगी। जैसे प्रेजेंट टाइम में आज चल रहा है 2022, तो इसमें शताब्दी कितनी होगी, इस 20 में +1 कर दीजिए, 21वीं सदी। देखिए 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी। 22वीं शताब्दी कब आएगी, 22वीं शताब्दी आएगी 2100 से लेकर 2100 में हमारी यहाँ पे +1 करेंगे तो 22वीं शताब्दी हो जाएगी। अब ये कब तक जाएगी, ये जाएगी 2199 तक। ये कब तक जाएगी, 2099 तक। 2099 तक 21वीं शताब्दी है। तो 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि 1800 से 1899, तो ये कह रहा है तीसरे दशक लगभग 1830 के आसपास से यह प्रारंभ हुआ। पत्रकारिता प्रारंभ हुआ 19वीं सदी से। ठीक है, यह थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिएगा, तीसरे दशक से प्रारंभ हुआ। शताब्दी भी मैंने बता दिया, जितना सन रहे +1 कर दीजिए, अगला शताब्दी हो जाएगा। 1899 माने 19वीं शताब्दी। 2022 का मतलब 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21वीं शताब्दी। 2100 है तो 2100 में 22वीं शताब्दी। तो यहां से पत्रकारिता हमारा प्रारंभ हुआ। उस समय पत्रकारिता का जो केंद्र था वो कलकत्ता था। कहां से था भैया, कलकत्ता। उस समय चूंकि व्यवसायिक युगों में कलकत्ता उसमें सब, कलकत्ता सेंटर था, केंद्र था। क्यों केंद्र था, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम देश में रह रहे थे, उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो अंग्रेजों का जो भी आना जाना ये सब सारा हुआ था वो वहीं से हुआ था। वैसे तो देखा जाए तो बंगाल गजट बहुत पहले आ गई थी, लेकिन उसको हम लोग नहीं मानते, चूंकि हमें हिंदी में भारत में जो माना गया तो वो 30 मई 1826 को जो पत्रिका प्रारंभ हुई, देखिए 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड प्रकाशित हुई। कानपुर के पंडित जुगल किशोर थे। कहां के रहने वाले थे, कानपुर के थे। कानपुर निवासी, कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से 30 मई को उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। ठीक है, यहां से इन्होंने किया। किस दिन इसका प्रारंभ हुआ यह क्वेश्चन आता है, तो यह दिन जो था मित्रों, दिन ध्यान रखिएगा, दिन मंगलवार था। दिन कौन था, मंगलवार था। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, अभी राजस्थान हायर में आया था।
हायर में यह प्रश्न आया था, टीजीटी पीजीटी में भी आता है। किस दिन हुआ था? तो मंगलवार का दिन कहा जाता है। मंगला मुख का अगर हो तो सदा सुख हो, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस समय हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति में भी बधे थे। तो मंगलवार के दिन 30 मई 1826 को उद्दंड मार्तंड का हुआ, और इस समय उसकी जो मासिक फीस थी वो 2 रुपए थी। उस समय जो मासिक फीस थी मासिक फीस 2 रुपए थी, 2 रुपए मात्र, माने 2 रुपए में महीने भर उद्दंड मार्तंड साप्ताहिक रूप में आपके यहाँ आता है। मंगलवार से यह प्रकाशित होता था। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि 30 मई से पत्रकारिता में एक क्रांति आई, तो इस दिवस को हिंदी पत्रकारिता का दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। इसी दिवस को 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसमें जो भाषा यूज की गई थी खड़ी बोली वाली, उसे मध्य देशी भाषा कहा गया है। इसमें जो भाषा थी मित्रों, इसमें जो भाषा यूज किया गया था वो खड़ी बोली जो था उसको क्या कहा जाता था? उसे कहते थे मध्य देशी भाषा, मध्य देशीय भाषा। ठीक, ये जो खड़ी बोली का जो रूप था वो किसमें था? मध्य देशीय भाषा के रूप में था। किसमें था? मध्य देशीय भाषा के रूप में इसमें प्रवाहित होता था। माने उस बोली का जो रूप था उसको मध्य देशी भाषा कहा गया। इस दिन को इतनी बड़ी क्रांति हुई, साप्ताहिक पत्रिका निकला, तो उसी से यह दिन मान लिया गया कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस इसको कहा गया। इस दिवस को चूंकि आधार बनाकर राष्ट्रीय पत्रकारिता का एक आधार बनाया गया इस दिन को, और इसी दिन को हम लोग राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में अपनाए। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हमारा जो था वो कब माना गया? 30 मई को जो प्रारंभ हुआ था। दिन कौन था? मंगलवार था। इसमें जो भाषा थी उस भाषा को मध्य देशी भाषा कहा गया। इसकी मासिक जो फीस क्या थी? मासिक फीस 2 रुपए थी। मासिक फीस कितनी थी? 2 रुपए के नाम से, 2 रुपए दे दीजिए, महीने भर पूरा आता था, माने साप्ताहिक था। अब इसके बाद जो धीरे धीरे आया, तो इसके बाद जो पत्रिका प्रारंभ हुई वो 1829 में बंग दूत पत्रिका प्रकाशित हुई। 1829 में बंग दूत पत्रिका प्रकाशित हुई। ठीक, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में कलकत्ता से बंगदूत साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित हुई। वो कई भाषाओं में थी। ठीक है, 1829 ईस्वी में बंगदूत आया, बंगदूत। ठीक है, और यह भी साप्ताहिक था, कलकत्ता से था। ठीक, कलकत्ता से था, साप्ताहिक था। राजा राम मोहन राय ने निकाला था, संपादन किया था राजा राम मोहन राय। ठीक, अच्छा, इसकी जो भाषा थी, इसमें जो भाषा यूज किया गया था वो हिंदी के साथ उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाएं, माने इसमें कई भाषाओं का सम्मिश्रण था। यह अंग्रेजी में भी था, बांग्ला में भी था, माने ये कई भाषाओं में निकलता था। ठीक है, अंग्रेजी में भी था, बांग्ला में भी था। यह इतने भाषाओं में निकला। ठीक, बंगदूत। अब इसके बाद हिंदी की बात आई कि भाई हिंदी में प्रथम पत्रिका कौन सी थी, या हिंदी की जो प्रथम पत्रिका थी, हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, कौन सी थी मित्रों? आइए देखते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में
प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। कौन था? बनारस अखबार। अच्छा, कब आया? 1845 ईस्वी में। कब आया यह? 1845 ईस्वी में। संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। ऐसा माना जाता था कि ये जो थे ये अंग्रेजों के थोड़ा सा चाटुकार टाइप के थे। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के पक्षधर थे और अंग्रेज चाहते थे कि उर्दू को भी उतनी तरजीह दी जाए जितनी हिंदी को तरजीह दी जाए। तो ये जो पत्रिका की जो भाषा थी, इन्होंने जो भाषा यूज किया वो हिंदी उर्दू में था, उर्दू को ज्यादा वरीयता दिया। पत्र की जो भाषा थी, पत्र की जो भाषा थी वो हिंदी उर्दू थी। ठीक है, इसमें उर्दू को विशेष तरजीह दिया गया। उर्दू को थोड़ा सा विशेष तरजीह देते थे। ठीक, बनारस अखबार जो हुआ था यह हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रथम अखबार था, या ऐसे कहते थे कि यह पत्रिका प्रथम पत्रिका मानी गई थी। शिव प्रसाद, यह साप्ताहिक थी। ठीक है, कहां से थी? इसकी जो वो थी प्रकृति क्या थी? साप्ताहिक। अच्छा, शिव प्रसाद सितारे हिंद, चूंकि हमने बताया ही कि ये अंग्रेजों के थोड़ा सा पक्षधर थे और यह उर्दू की हिमायती भी करते थे, हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, तो अर्थात हिंदू उर्दू को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इसी समय इनके विरोध में, बनारस अखबार के विरोध में कौन सी पत्रिका आती है? तो ध्यान रखिए मित्रों, बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र, बाबू तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका 1850 में काशी से साप्ताहिक किया। इसके विरोध में सुधाकर पत्रिका आई। कब आई? 1850 में। कहां से? काशी से आई। और इसकी ये कौन सी थी? साप्ताहिक थी। बाबू तारा मोहन मित्र संपादक थे। कौन थे ये? इसके विरोध में थी बाबू तारा मोहन मित्र, इसके संपादक थे। समझिए, विरोधी पत्रिका विरोध में, बनारस अखबार के विरोध में कौन सी पत्रिका आई? तो बनारस अखबार के विरोध में सुधाकर पत्रिका आई। 1850 में काशी से आई, साप्ताहिक थी। और यह इसको कौन निकाला था? बाबू तारा मोहन मित्र ने निकाला था इसको। ठीक है, किसके विरोध में? क्वेश्चन आएगा। बनारस अखबार के विरोध में। किस पत्रिका का आया? तो बनारस अखबार के विरोध में पत्रिका जो थी वो सुधाकर पत्रिका आई। एक पत्रकारिता में देखिए कैसे कैसे ट्रेंगल बदल रहे हैं, किस तरीके से। चूंकि ये हिंदी उर्दू के विरोधी थे, तो ये काशी से ही यह निकला, साप्ताहिक निकला, और यह हिंदी को ज्यादा वरीयता दिया। इससे भी आगे चलकर राजा लक्ष्मण सिंह लखनऊ से, आगरा से, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से 1855 में वो प्रजा हितैषी पत्रिका निकालते हैं। कौन सी पत्रिका निकालते हैं मित्रों? प्रजा हितैषी। ध्यान से समझिए। बनारस अखबार विरोध में एक तो थी सुधाकर काशी से, साप्ताहिक 1850 में, तारा मोहन मित्र,
अच्छा, दूसरा इसके विरोध में जो आया, वो दूसरा विरोध में कौन आए? तो दूसरा विरोध में दो लोग थे। बनारस अखबार के विरोध में दूसरे कौन आए? वो आए भैया राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी। ठीक, प्रजा हितैषी पत्रिका इन्होंने निकाला। इसके जो सन थे वो दो लोग दो तरीके से मानते हैं। 1855 जो ईस्वी है, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ठीक, और इसी का जो दूसरा है 1861 जो माने, वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल माने। इसका जो संपादन शुक्ल जी माने। ध्यान से समझिए, इसके दो माने गए, एक 1855 माना गया वो नागेंद्र के अनुसार, एक 1861 माना गया रामचंद्र के अनुसार। इसका जो संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। संपादित किए, ठीक है। कहां से आती निकली थी? यह आगरा से निकली थी। कहां से निकली थी मित्रों? आगरा से। आगरा से प्रकाशित हुई थी। तो आप समझिए, दो तीन चीज बेसिक समझिए। विरोध में दो पत्रिकाएं आई। एक विरोध में आई सुधाकर पत्रिका, जो काशी से निकलती थी, साप्ताहिक थी, 1850 में तारामोहन मित्र निकाला। दूसरी जो पत्रिका थी, दूसरा जो विरोध हुआ, वो विरोध में आया प्रजा हितैषी। कहां से निकलती थी? आगरा से, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में। और संपादक इन्होंने किया 1855। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं इसका काल, और डॉक्टर शुक्ल मानते हैं 1861। चूंकि राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत के हिमायती थे। ये किसके पसंद? ये संस्कृत के हिमायती थे। हिमायती थे। तो अतः इस पत्रिका को उन्होंने हिंदी को ज्यादा रूप में उभारा। इसकी भाषा जो थी वो शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी थी। शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी थी। क्योंकि जो बनारस अखबार था, इसकी जो भाषा थी वो क्या थी मित्रों? बनारस के उर्दू में इन्होंने ज्यादा उर्दू हिंदी, इसकी जो भाषा थी वो उर्दू हिंदी थी। तो इसके विरोध में ध्यान रखिएगा, दो आई, एक सुधाकर आई और एक प्रजा हितैषी आई। ये पत्रिकाएं विरोध में इस तरीके से आई। अब उसके बाद पत्रकारिता का एक युग बन गया कि इसको कैसे किन युगों में बांटा जाए। तो देखा जाए तो मोटा मोटा पत्रकारिता को 6 युगों में बांटा गया। कितने युगों में? 6 युगों में पत्रकारिता को बांटा गया। देखिए, हिंदी पत्रकारिता को कितने युगों में बांटा गया? तो हिंदी पत्रकारिता को मित्रों 6 युगों में। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रिका, ठीक, भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रिका 1826 से 1967 तक मानी गई। तो इसके 6 युगों का नाम देख लेते हैं। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता, इसका जो समय था मित्रों वो क्या था? इसका समय था 1826 से लेकर 1967 ईस्वी तक, ये था, ठीक। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रिका, भारतेंदु युगीन पत्रिका 1868 से 1900 तक हुआ। देखिए, भारतेंदु युगीन पत्रिका जो आई, पत्रकारिता का जो समय आया, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का जो समय आया वो 1868 से लेकर 1900 तक का जो समय था, ये भारतेंदु युगीन पत्रिका रही। माने इस दौर में भारतेंदु जी की वो पूरा पत्रकारिता पे आधिपत्य रहा पूरा उन्होंने। इसके बाद द्विवेदी युगीन आती है, फिर छायावादी युगीन आती है। इसके बाद द्विवेदी युगीन आती है। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, इसका जो समय था
वो कब था? 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। इसके बाद छायावाद युगीन आया, फिर छायावाद उत्तर आया। छायावाद युगीन पत्रकारिता ये कब आया? 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक यह रहा। छायावाद उत्तर 1936 से 1960। ठीक, युगीन कब रहा? तो छायावाद उत्तर युगीन रहा 1936 से लेकर 1960 ईस्वी। ठीक, और लास्ट में अंतिम में कौन आता है? तो अंतिम में समकालीन आते हैं। लास्ट में कौन आता है भैया? समकालीन पत्रकारिता कब से हुई है? तो 1960 से समकालीन पत्रिका शुरू हो गई। उन्नीस से ये समकालीन हो गई। ये पत्रकारिता आप देख लीजिए कि एक वर्गीकरण इसको किया गया कि इतने भागों में हिंदी पत्रकारिता को बांटा गया। भारतेंदु युगीन पत्रिका 1826 से 1967 पूर्व। भारतेंदु युगीन आया 1868 से 1900। द्विवेदी युगीन आया ये 1900 में आया, 1918 तक रहा। और 1918 से 1936 का जो था वो छायावाद युगीन। छायावाद उत्तर 1936 से 1960 और समकालीन 1960। अब इस युगों में अगर आपसे पूछा जाए एक बेहतरीन प्रश्न कि ऐसा किस युगीन को हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग कहा गया, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युगीन, हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग, हमने कहा था ना स्वर्ण युग इसका बताएंगे। तो स्वर्ण युग हिंदी पत्रकारिता का कौन था? तो द्विवेदी युगीन, चूंकि सरस्वती आई थी तो द्विवेदी युगीन को हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग कहा गया। अर्थात ये हुआ 1900 से लेकर 1918। जो था ये सरस्वती का समय था, इसे स्वर्ण युग कहा गया। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड बनेगा। हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग जो था वो द्विवेदी युगीन माना गया। द्विवेदी युगीन आया गया 1900 से 1918, अर्थात यह स्वर्ण युग था। ये क्या था? स्वर्ण युग माना गया। द्विवेदी युगीन जो पत्रिका थी, चूंकि सरस्वती का उसी समय प्रारंभ होता है और सरस्वती से हिंदी में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। इसके पहले रीति काल में चूंकि अवधि और ब्रज एकदम आधिपत्य जमा के बैठे थे, खड़ी बोली को अगर कायदे से कह सकते हैं पंख मिला उड़ने के लिए, तो वह है द्विवेदी युगीन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ठोक ठोक कर हिंदी के एकदम स्पष्ट बोल दिया कि मुझे ब्रज और अवधि में अगर कोई कविता होगी तो मैं अपनी सरस्वती पत्रिका में नहीं छापूंगा, क्योंकि सरस्वती पत्रिका उस समय वैसे ही थी जैसे कि आज में अगर देखा जाए कि जैसे आज कोई भारत का जो गजट होता है उस टाइप का था कि मैंने उसमें अपना कोई कविता किसी का छप जाता था, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। ठीक है, तो उस टाइप में एक आधिपत्य जो हुआ और हिंदी में कह सकते हैं पहली बार सुधार भी हुआ, तो यही युग था और द्विवेदी युगीन था। इसी समय स्वर्ण युग इसीलिए इसको कहा गया, क्योंकि हिंदी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। खड़ी बोली का बेहतरीन प्रवेश यही से हुआ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो था वह इसी समय लिखा गया। प्रिय प्रवास 1914 में हरिऔध जी ने लिखा था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसी समय आया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो था
वह प्रिय प्रवास था 1914 में आया था, हरिऔध जी लिखे थे, इसी समय आया था, खड़ी बोली खुद के रूप में से आई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्वर्णयुग होगा, यहाँ एक क्वेश्चन आएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला परिदृश्य देखते हैं। अब भारतेंद्र के पूर्व तो हम लोग देख लिए, बेसिक मोटा मोटा। भारतेंद्र जी ने जो पत्रिका का शुभारंभ किया उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, तो जरा उनको देख लेते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक, इन्होंने क्या किया, 36 वर्ष की उम्र में, 35-36 वर्ष की इनकी अवस्था थी, इसमें इनका देहांत हो जाता है। इसमें इन्होंने हिंदी को कह सकते हैं एक नई चाल ढाल दिया। इनका एक है ना कि हिंदी को नई चाल ढाल भारतेंद्र जी ने दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, वैसे तो इनकी बेसिक मानी जाती है 3 पत्रिका, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 5 पत्रिका थे, इनके द्वारा 5 पत्रिका थी। तो कवि वचन सुधा जो थी, माँ पासा मासिक पाक्षिक साप्ताहिक काशी से निकलती थी, उसमें पुराने कवियों की कविताएं छपती थी। ठीक है, तो पहली इनकी जो पत्रिका थी, बेसिक रूप से समझ लीजिए, पहली पत्रिका थी वो 1868 में आई थी, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा थी। ठीक है, 1868 में। अब कवि वचन सुधा में ये माँ पासा था, ये साहित्यिक और राजनीतिक पत्रिका दोनों में थी। इसमें ये मासिक पाक्षिक साप्ताहिक, मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों में, मासिक भी, पाक्षिक भी, साप्ताहिक भी, ये तीनों विधान में निकलती थी। ठीक है, इसमें क्या था, तो इसमें ये जो था, ये कह सकते हैं कि ये एक बेसिक रूप से राजनीतिक पत्रिका थी, और इसमें पुराने कवियों की कविताएं छपती थी, पुराने कवियों की कविताएं छपती थी। इसमें क्या छपता था, पुराने कवि की कविताएं छपती थी। प्रकाशित होती थी। ठीक, पुराने कवियों की कविताएं थी। अब 1 सितंबर 1877 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो जाती है। कब होती है समझ लीजिए, 1 सितंबर 1873 को यह साप्ताहिक होती है। 1 सितंबर को 1873 को यह साप्ताहिक हो जाती है। ठीक, ये कविवचन थी, कविवचन सुधा। इनको जो प्रसिद्धि मिली, वो प्रसिद्धि इनको जो मुख्य रूप से मिली वो हरिश्चंद्र मैगजीन से मिली। कब मिली, हरिश्चंद्र मैगजीन से इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी वह कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंक के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका में परिवर्तित हो गई थी, उन्हीं से इनको प्रसिद्धि मिली थी। आइए, ये इनका पहला हो गया। दूसरा देखिए, सॉरी, देखिए, चलिए, दूसरा इनका जो था मित्रों, दूसरा था, वो दूसरा समझिए, दूसरा इनको जो मिला मुख्य रूप से वह किससे थे, हरिश्चंद्र मैगजीन। मैगजीन से। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में काशी से मासिक पत्रिका थी। कहां से आती थी, 1873 में यह निकली है। कहां से, काशी से निकलती थी। काशी से तो ये भी थी, कवि वचन सुधा भी, और मासिक पत्रिका थी। ठीक है, सारी प्रसिद्धि इनको जो मिली वो इसी से, राजनैतिक, धार्मिक, पुरातत्व संबंधी, वैज्ञानिक सब लेख इसमें आते थे। राजनैतिक, धार्मिक, पुरातत्व संबंधी,
वैज्ञानिक जो लेख निकलते थे वो इसी में थे। देशभक्ति स्वर, ठीक, जो देशभक्ति स्वर भी थे वो इसी से निकलते थे। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप पहले पहल इसी पत्रिका से हुई। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप पहले पहल इसी से मानी गई। हिंदी गद्य का जो परिष्कृत पहले पहल रूप था वो इसी से थी। 8 अंक के बाद यह हरिश्चंद्र मैगजीन हो गई। ध्यान से समझिए, कितने अंक के बाद मित्रों? 8 अंक के बाद, 8 अंक के बाद, ये ध्यान रखिए, यह हरिश्चंद्र मैगजीन चंद्रिका हो गई। यह क्वेश्चन पूछता है कितने अंकों के बाद? 8 अंकों के बाद यह हरिश्चंद्र चंद्रिका में हो गई। अब बाद में इसमें रति वेश्या का आरोप लगाकर अंग्रेज इसको रोक दिए, आर्थिक तंगी आ गई। समझिए इसको। बाद में क्या हुआ आप लोग देखते जाइए। इसमें क्या हुआ था, हरिश्चंद्र मैगजीन में अंग्रेजों ने इसमें एक लेख छपा था, रति वेश्या। क्या छपा था भैया? इसमें एक लेख छपा था, रति वेश्या। लेख छपा, इसके आधार पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए, आइए दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए, हरिश्चंद्र मैगजीन जो था ये 8 अंक के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। चंद्रिका हो गया 8 अंक के बाद ये हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें जो लेख एक छपा, रति वेश्या, लेख छपने के कारण अंग्रेज अश्लीलता का आरोप लगाए, अवरुद्ध किए, आर्थिक तंगी आई, तंगी आ गई। आर्थिक तंगी के कारण इसको क्या हुआ, रोक दिया गया। इसमें चूंकि उसमें देशभक्ति स्वर भी थे और कई भी थे, इसलिए इसको रोक लगाकर इसको बंद करवा दिया। बाद में मोहन चंद्रिका के नाम से विष्णुलाल मोहनलाल पांडवा ने फिर इसको निकाला। ठीक है, फिर से इसको हरिश्चंद्र को निकाला उन्होंने। किसने निकाला? चूंकि उनका बड़ा लगाव रहता था इससे, बाद में इसे मोहन चंद्रिका के नाम से, मोहन चंद्रिका के नाम से विष्णुलाल जो थे, मोहनलाल विष्णुलाल पांडवा, समझिए, मोहन चंद्रिका ये बंद हो गई, करवा दिए। मोहन चंद्रिका इसका हुआ नाम। हमसे किसने प्रकाशित किया? मोहनलाल। ध्यान रखिए, किसने इसको प्रकाशित कराया था? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसको पुनः प्रकाशित किए। पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने फिर इसको संपादित किया। ठीक है, संपादित किया। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने ज्यादा दिन तक उनका भी नहीं हुआ। उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बाद में वह भी आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गया।
उसकी भी बंद हो गई। चूंकि हरिश्चंद्र को सबसे ज्यादा प्रिय यही मैगजीन थी, उनकी सबसे ज्यादा चहेती, सबसे ज्यादा चहेती पत्रिका यही थी, पत्रिका यही थी। इसलिए भैया उन्होंने क्या किया कि अंतिम 2 साल, मरने से अंतिम 2 साल के बाद इसको उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र, इसका नाम क्या रखा, नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रखा। समझिए, बड़ा बेहतरीन चीजें आप लोगों को, ठीक है, समझिए। हरिश्चंद्र को अंतिम 2 साल उसमें 2 ही अंक छपा था, इसके बाद इनका देहांत हो गया था। इन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका किया। एक तो मोहन चंद्रिका हुआ, फिर आया नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका, नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका। 2 अंक के बाद उनका देहांत हो गया। उनका मतलब हरिश्चंद्र जी का देहांत हो गया। देहांत हो गया था। ये 2 ही अंक तक बस छपा था, इसके बाद उनका क्या हुआ, देहांत हो गया। इसके बाद यह चीजें यहाँ पत्रिका थी, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्रिय पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी। उसमें रति वेश्या के कारण अंग्रेज ने अश्लीलता का आरोप लगाकर इसको बंद कर दिया, आर्थिक तंगी हुई। फिर बाद में मोहन चंद्रिका हुआ, उसको किसने संपादित किया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने संपादित किया। बाद में हरिश्चंद्र फिर इसको शुरू किए, ये नाम दिए नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से, और यह 2 अंक छपा था, तभी उनका क्या हुआ, देहांत हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हरिश्चंद्र मैगजीन की कहानी थी। तो सबसे प्रिय और चहेती अगर कोई पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, तो हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र चंद्रिका ही थी, समझिए जी आपने। इसके बाद ये हुआ कि अब इन्होंने बाला बोधनी, इसके पहले इन्होंने बाला बोधनी 1974 में, 1874 में एक पत्रिका विशेष महिला विशेषांक इन्होंने निकाला था। ठीक है, समझिए, एक बाला बोधनी महिला विशेषांक थी, महिला विशेषांक एक पत्रिका बाला बोधनी थी, 1874 में यह निकलती थी। यह भी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और यह भी क्या की कि 4 वर्ष बाद यह बंद हो गई थी। ठीक है, यह भी एक मासिक पत्रिका बनारस से निकलती थी। ठीक, मासिक थी, बनारस से निकलती थी, 4 वर्ष बाद यह बंद हो गई। बंद हो गई थी। ठीक है, इसमें बाला बोधनी महिलाओं को विशेष पत्रिका था। इसमें क्या करते थे, गुरु सारणी एक स्तंभ था, उसमें घरेलू कामकाजों के संबंधित घरेलू हिसाब किताब का सूत्र कविता रखते थे। ठीक है, गुरु सारणी, इसमें एक स्तंभ आता था, उसका नाम था गुरु सारणी। गुरु सारणी, इसमें घरेलू हिसाब किताब घरेलू हिसाब किताब की सूत्र कविता छपती थी। तो ये इनकी मेन प्रमुख रूप से पत्रिकाएं थी। बाला बोधनी महिला विशेषांक 1874, 4 वर्ष बाद। गुरु सारणी, इसमें एक
लेख स्तंभ था जिसमें घरेलू हिसाब किताब महिलाओं का छपती थी, यह सूत्र कविता के रूप में छपती थी। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन मैंने बताया सबसे चहेती थी, उसमें रति वेश्या का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। बाद में मोहन चंद्रिका के नाम से मोहनलाल विष्णुलाल पांडवा ने उसको प्रकाशित किया, फिर बाद में फिर बंद हो गई आर्थिक तंगी के कारण। तो नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका 2 अंक प्रकाशित किए थे हरितेंद्र जी, तभी उनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब इनके बाद इन्होंने, ऐसा माना जाता है हरिश्चंद्र मैगजीन में उन्होंने एक बात लिखी थी कि वो एक नीति माने विधि से संबंधित एक वो और पत्रिका छापना चाहते थे। यह उन्होंने उल्लेख किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया था नीति प्रकाश नाम से। किसमें किया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। हरिश्चंद्र चंद्रिका में उल्लेख मिलता है कि वो प्लानिंग कर रहे थे एक नीति प्रकाश पत्रिका का प्लान कर रहे थे, तभी देहांत हो गया था। नीति प्रकाश यह किससे संबंधित थी? यह विधि से संबंधित थी। विधि माने कानून, कानून पत्रिका, यह विधि कानून पत्रिका थी, नीति प्रकाश के नाम से थी। इसका प्लान कर रहे थे। हरिश्चंद्र मैगजीन में इस बात का उल्लेख है कि वो एक पत्रिका और निकालना चाहते थे जिसका नाम नीति प्रकाश था, लेकिन तभी उनका देहांत हो गया। यह बात हरिश्चंद्र मैगजीन में उल्लेख है, लिखा गया है नीति प्रकाश से। और इसके बाद इनका एक और पत्रिका थी भगवत भक्त तोषणी, का भी संपादन मिलता है। भगवत भक्त तोषणी भगवत संबंधी पत्रिका थी, भगवत संबंधी थी। यह भी, इसका भी संपादन कुछ समय भारतेंद्र जी किए थे, कुछ समय तक संपादन किए थे। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 5 हो गए। नीति प्रकाश 3 वो हो गए, एक भगवत भक्त तोषणी हो गई, और नीति प्रकाश जिसका उल्लेख अभी प्लानिंग कर रहे थे देहांत हो गई। 5 पत्रिका भारतेंद्र जी से क्रांति आ गई थी। इसके बाद सरस्वती पत्रिका ने जब आया तो सरस्वती पत्रिका एक विशेष लहर ला दिया, पूरी क्रांति ला दिया द्विवेदी युग में। तो सरस्वती पत्रिका में थोड़ा सा हम लोग बस बेसिक देख लेते हैं कि सरस्वती पत्रिका की क्या बैकग्राउंड थी, कैसे थे, इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। सरस्वती पत्रिका जो थी इसका संपादन 1900 से शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो पीछे बैकग्राउंड कहा जाता है नगरी प्रचारी पत्रिका जो थी वहीं कहीं न कहीं पलट कर बाद में सरस्वती पत्रिका का रूप धारण कर दी थी। नागरिक प्रचारी पत्रिका जो 1896 में बेड़ी प्रसाद ने निकाला था, नागरी प्रचारी पत्रिका 1896 में बेड़ी प्रसाद संपादन किए थे। इसमें बहुत लोग और लोग भी थे, कई लोग नागरिक प्राणी उसमें थे। उसमें श्याम सुंदर दास जी, सुधाकर द्विवेदी थे। बाद में ऐसा कहा जाता है कि उसमें रामचंद्र शुक्ल जी भी आए थे। ठीक है, केशव प्रसाद मिश्र भी थे, मुंशी देवी प्रसाद थे, गौरी हीरा शंकर ओझा जी भी थे। कई लोग इसमें नागरिक प्रचारणी में थे। तो नागरिक प्रचारणी बाद में यही शोध पत्रिका थी। यह कैसी पत्रिका थी? यह एक शोध पत्रिका थी, ध्यान रखना। इसके संपादक मंडल में कौन कौन मेन रूप से थे, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भी थे, ठीक है, और कौन थे? इसके संपादन में कई लोग थे। ये जो हीराचंद ओझा जी भी इनका नाम आ जाता है। किसका? बेड़ी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा शंकर ओझा।
देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, श्याम सुंदर दास, कई लोग इसमें थे। बेड़ी प्रसाद, यह एक शोध पत्रिका थी। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, श्याम सुंदर दास, तो ये लोग भी इसी में माने जाते थे। किसके? नागरिक चाणी पत्रिका में। बाद में यही लोग क्या किए, यही लोग कृष्णदास भी थे, यही लोग सुधाकर द्विवेदी, कृष्णदास, यही लोग फिर सरस्वती का एक प्रारूप दिए। नगरी प्रचारिणी कह सकते हैं, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ऐसे समझिए कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका इसका आधार थी। सरस्वती का आधार अगर पूछा जाए तो सरस्वती के आधार नागरी प्रचारिणी पत्रिका थी, जिसमें इतने लोग थे। कालिदास भी एक इसमें थे, कालिदास टाइप के एक नाम व्यक्ति थे, उनका भी नाम इसमें उल्लेख होता है। ठीक है, सुधाकर द्विवेदी थे, कालिदास थे, तो कई नाम ऐसे, राय कृष्णदास, सुधाकर द्विवेदी, ये सब नाम देखिए, राय कृष्णदास, सुधाकर द्विवेदी, ये नाम समझिए। कालिदास, एक कालिदास नाम के थे। तो ये सारे लोग, इतने लोग इसके पीछे बैकग्राउंड थे नागरिक चाणी पत्रिका के। ठीक है, यह एक शोध पत्रिका थी। बाद में क्या हुआ, हरिश्चंद्र की जो पृष्ठभूमि बनी, जो सरस्वती की पृष्ठभूमि बनी, उसके पीछे इसी पत्रिका का हाथ था। नागरिक चाणी पत्रिका का ही पूरा हाथ था। तो नागरिक चाणी पत्रिका के जो संपादन मंडल में थे, 14 अक्टूबर 1899 में जो नागरिक चाणी पत्रिका के मंडल में, सरस्वती के मंडल में थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम देख लीजिएगा। आइए, देखिए, अब समझिए, सरस्वती जो पत्रिका थी, इसके पीछे बैकग्राउंड किसका था, नागरिक चाणी पत्रिका का। इसमें जो इतने लोग मंडल में थे, यही लोग सरस्वती की पत्रिका में मंडल में आते हैं। तो जो 14 अक्टूबर 1899 को जो सरस्वती का संपादक मंडल बन के तैयार हुआ पत्रिका में, उसमें कौन कौन थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 अक्टूबर 1899 नागरिक चाणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल को तैयार किया गया। 14 अक्टूबर 1899 में जो नागरिक प्रचारिणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल हुए, सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार यह आता है। तो इसमें कौन कौन थे संपादक मंडल में, उनका नाम बहुत विशेष रूप से आप लोग समझ लीजिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, ये सारे के सारे नाम इसी में थे, इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कौन कौन थे इसमें, पूरा का पूरा नाम समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन थे, क्या क्या चीज था। तो इसमें कौन कौन थे भैया संपादक मंडल में, ध्यान से देखिए। जगन दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, ये मैंने कह सकते हो जो संपादक मंडल 1899 में हुआ था उसमें कौन कौन थे, तो ये पूरा आप समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन थे। ये इतने लोग, कार्तिक राय कृष्णदास, ठीक है, चिंतामणि, कार्तिक प्रसाद खत्री, राय कृष्णदास, चिंतामणि,
इतने लोग सरस्वती के संपादक मंडल में थे नगरी चाणी सभा में। जब यह बात उठी थी सरस्वती पत्रिका की 1900 में, जब इसको निकाला गया था, तो इसके संपादक मंडल में कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राय कृष्ण दास, चिंतामणि, इतने लोग इसके संपादक मंडल में थे। ये 14 अक्टूबर 1899 को ही नगरी चाणी सभा में एक मंडल बना था सरस्वती पत्रिका के लिए। वो इतने लोग इसके संपादक मंडल में थे सरस्वती में। अब 1900 में संपादक कौन संभालता है, तो ये ध्यान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सरस्वती पत्रिका का जो बैकग्राउंड था वो नागरिक चाणी सभा थी, आधार थी। नागरिक चाणी सभा बेड़ी प्रसाद शोध पत्रिका थी, डॉक्टर रामचंद्र थे, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और श्याम सुंदर दास, राय कृष्ण दास, सुधाकर त्रिवेदी और कालिदास, ये लोग इसमें थे नागरिक चाणी में। बाद में जो इसकी पत्रिका थी, यही लोग जो फिर मंडल किए नागरिक चाणी सभा में, तो नागरिक चाणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल की बात हुई, तो इसके संपादक मंडल में इतने लोग थे। अब 1900 में समझिए कि 1900 में क्या होता है, आइए देखते हैं। समझिए 1900 में सरस्वती, 1900 में 1900 में सरस्वती को कौन संपादित मतलब इसको संभालते हैं, तो 1900 में जो इनको संभालते हैं, कह सकते हैं कि इनका शुरुआत कौन किया था, तो 1900 में जब इसको संपादित किए थे वो कौन थे? श्याम सुंदर दास जी जो थे वो इसी को शुरुआत किए थे। 1902 में श्याम सुंदर दास, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आ जाता है। सरस्वती का नाम किसने दिया था? सरस्वती का नाम चिंतामणि ने दिया था। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है कि सरस्वती का जगन्नाथ दास रत्नाकर और श्याम सुंदर दास ये प्रथम में थे। समझिए नामकरण कौन किया था? चिंतामणि ने। चिंतामणि ने इसका नामकरण किया था। सरस्वती का नामकरण किसने किया था? चिंतामणि ने किया था। और 1900 में एक अंक आया था, पहला अंक। पहला अंक ये कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास प्लस जगन्नाथ, मिलकर, ये दोनों लोग मिलकर इसका प्रथम अंक, पहला अंक 1900 में सरस्वती का काशी से निकाले थे। ठीक, काशी से। इसके बाद 1902 में श्याम सुंदर दास अकेले आते हैं। 1900 सॉरी इसमें समझिए, अब यहां पर इतने लोग जब संपादक मंडल संभाल लिए तो इसके पीछे जो संपादक मंडल थे वो इतने लोग थे। 1900 में चिंतामणि घोष हुए, 1901 में पहला अंक ये लोग आए, 1902 में श्याम सुंदर दास अकेले आए, 1900 में तो चिंतामणि आए, 1901 में श्याम सुंदर और प्लस जगन्नाथ दास रत्नाकर। 1902 में श्याम सुंदर दास अकेले संपादन किए। संपादन किए। 1900 में चिंतामणि इनका नामकरण किए, सरस्वती संपादन। 1901 में श्याम सुंदर दास प्लस जगन्नाथ दास रत्नाकर। 1902 में श्याम सुंदर दास अकेले संपादन किए सरस्वती का। और 1903 में जाकर द्विवेदी जी के हाथ में आता है। 1900 में चिंतामणि, सरस्वती, चिंतामणि किए। 1901 में कौन कौन आए? श्याम सुंदर दास प्लस रत्नाकर जी आए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है।
1902 में श्याम सुंदर दास आए और 1930 में द्विवेदी जी, कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगाए। ये 1903 से 1918 तक का जो काल था ये द्विवेदी जी था। यहीं से हिंदी परिष्कृत होती है, यहीं से हिंदी शुद्ध होती है। तो ये चीज बेसिक रूप से आप जान लीजिए। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि यहां से 1903 से स्वर्ण युग शुरू हो जाता है। पत्रकारिता का स्वर्ण युग कब होता है? 1903 से लेकर 1918 तक का जो द्विवेदी युगीन पत्रिका थी, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता जो थी, इसी को स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग कब हुआ? 1903 में, ध्यान रखिएगा। 1902 में श्याम सुंदर दास अकेले इसका संपादन किए थे, ध्यान रखिएगा। 1901 में श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, 1900 में चिंतामणि, और चिंतामणि ने ही सरस्वती का नामकरण किया था। ये इतना बेसिक आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद अब क्या होता है कि सरस्वती के संपादन में घोर कौन समर्थक था, कौन इसके विरोध में था? इसी पे तो घोर समर्थक पत्रिका जो थी इसकी, वो जागरण थी। घोर समर्थक पत्रिका, जागरण थी। शिवपुरी 1900, जागरण क्या, जागरण कौन पत्रिका थी? तो भैया जागरण 1932 में निकलने वाली पत्रिका थी, बनारस से थी, शिवपूजन सहाय की। संपादन कौन किए थे? शिवपूजन सहाय। संपादन किए थे, ठीक है। यह घोर सरस्वती, ध्यान रखिएगा, सरस्वती की घोर समर्थक पत्रिका ये थी, जागरण था। समझ लीजिए, इसको पूछा जाता है तो घोर समर्थक में, और सरस्वती के विरोध में कौन सी थी? पत्रिका कौन थी? इंदु थी। इंदु पत्रिका की कब आई थी? 1909 में आई थी। अंबिका प्रसाद गुप्त, काशी से निकलती थी। इंदु इसकी घोर विरोधी पत्रिका में आ जाती थी। मासिक पत्रिका थी, काशी से निकलती थी, अंबिका प्रसाद गुप्त। और ये कहां से निकलती थी? इंदु काशी से निकलती थी, मासिक थी। और ये जो अंबिका प्रसाद गुप्त थे, ये जयशंकर प्रसाद के भतीजे थे। जयशंकर प्रसाद के भतीजे माने जाते थे अंबिका प्रसाद गुप्त जी। ये सरस्वती की घोर विरोधी पत्रिका थी। सरस्वती की घोर विरोधी पत्रिका कौन सी थी? इंदु थी। सरस्वती के समर्थक में पत्रिका कौन थी? जागरण थी। अब आते हैं छायावाद के लिए। बस छायावाद के समर्थक पत्रिका, छायावाद की विरोधी पत्रिका देख लेते हैं। इसी से हो चुके 1918 से छायावाद का शुभारंभ हो जाता है। तो वहां से एक नई भाषा, नई चीज शुरू होती है। निराला जी ने, वही निराला जी थे जिन्होंने सरस्वती पत्रिका में इनकी जुहू की कली महावीर प्रसाद द्विवेदी उठाकर फेंक दिए थे कि तुम्हारे अंदर अश्लीलता है, तुम्हें मैं नहीं छापूंगा। तो अभी कसम खाए थे कि अगर मेरी पहली कविता होगी तो यही होगी, जुहू की कली 1916 वाली ही। तो बाद में फिर उसको प्रकाशित किया जाता है दूसरे में। तो ये चीजें समझिए। फिर आइए देखते हैं छायावाद की, छायावाद समर्थक पत्रिका। छायावाद समर्थक में कौन कौन पत्रिका थी जो छायावाद के समर्थन में उतरी थी, माने वो छायावाद को समर्थित करती थी? तो इसमें सरस्वती पहले नंबर पे आती है। सरस्वती, प्रताप, प्रभा, सुधा, विशाल भारत। सरस्वती, प्रभा, प्रताप, विशाल भारत।
बनारसी दास चतुर्वेदी वाली विशाल भारत 1900 वही जो निकलती थी, ये क्या थे समझिए। और 1928 में जो निकलती थी बनारसी दास चतुर्वेदी, कलकत्ता से मासिक थी। ये लोग छायावाद के समर्थक पत्रिका में आते हैं। छायावाद में प्रताप, सुधा, विशाल भारत, ठीक, प्रताप, इसमें सुधा भी थी, प्रभा नहीं थी, ठीक, सुधा थी। तो सरस्वती, सुधा, प्रताप, विशाल भारत, ये बनारसी दास चतुर्वेदी वाली 1928 में जो निकलती थी बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, कलकत्ता से जो मासिक थी। तो ये जो निकलती थी, ये समझिए कला अंक इसमें प्रसिद्ध था। इसमें अज्ञे ने भी लिखा था, इसमें इनके में एक कला अंक था। कला अंक इसकी प्रसिद्धि का कारण थी, प्रसिद्धि का कारण इसका कला अंक था। इसमें अज्ञे ने भी कुछ समय संपादन किया था। संपादन किया था गे जी भी इसमें विशाल भारत में संबंधित। ये छायावाद के समर्थक पत्रिका थी। छायावाद विरोधी पत्रिका कौन सी थी? छायावाद विरोधी, ठीक, विरोधी। इसमें कौन कौन थी? छायावाद के जो विरोध में थी वो कौन कौन सी थी? तो छायावाद के विरोधी पत्रिका में नंबर 1 पर जो था, कह सकते हैं छायावाद समर्थक पत्रिका में तो ये थे। छायावाद के विरोधी पत्रिका में कौन कौन थे? तो ये कौन से थे देखिए, छायावाद समर्थक पत्रिका में सरस्वती, सुधा, प्रताप, विशाल भारत थे, ठीक है, छायावाद के समर्थक में। और छायावाद समर्थक, सॉरी यहाँ एक मिस हो गया है, थोड़ा सा समझिए, ये छायावाद विरोधी थे, क्योंकि सरस्वती थी, छायावाद विरोधी पत्रिका थी। ध्यान से समझिए, छायावाद विरोधी पत्रिका में कौन थी? सरस्वती था, सुधा थी, प्रताप था, विशाल भारत था। ये छायावाद विरोधी पत्रिका थी। अब छायावाद समर्थक पत्रिका में देखिए, यहां मिस हो गया था थोड़ा सा चीजें। समर्थक में कौन था? तो समर्थक में माधुरी थी। इसमें समर्थक में कौन कौन थी? तो छायावाद के समर्थक में माधुरी थी, मतवाला था, जागरण था, भारत था। माधुरी, मतवाला, जागरण और भारत, ये पत्रिका जो थी, ये समझ लीजिए, ये छायावाद के समर्थक में थी। ये जो पत्रिका थी ये छायावाद के विरोध में थी। छायावाद विरोधी पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती, सुधा, प्रताप, विशाल भारत। छायावाद समर्थक पत्रिका माधुरी, मतवाला, वही मतवाला निराला जी वाला जिसमें थे और बहुत लोग थे, शिवपूजन साय, जागरण थी, भारत था। ये लोग छायावाद के समर्थन में। तो इस पे और भी बहुत चीजें थी। अभी पत्रिका का हम विशेष प्रारंभ फिर से ले आएंगे और इस पे फिर भी बताएंगे। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी, 1877 में आई थी, जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नत रहे, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इसकी हम अभी सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगे। हिंदी प्रदीप प्रयाग से निकलती थी, ठीक है, हिंदी प्रदीप जो थी वो प्रयाग से निकलती थी 1 सितंबर 1877, ठीक है, 1 सितंबर 1877 को हिंदी प्रदीप प्रयाग से मासिक पत्रिका के रूप में निकलती थी। और इसमें क्या था कि इसकी जो मुख्य मूल विधि थी उसमें ही इसी पत्रिका में मासिक थी। इसी पत्रिका में यह छपा था, निज भाषा उन्नति रहे, भारतेंद्र जी का।
मिटे नहीं के सूल डैश 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 ही के सूल। इसी पत्रिका में भारतेंद्र जी की यह जो पंक्ति थी, निज भाषा उन्नत रहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, यह इसी में छपा था पहली बार। इसी में छपा था भारतेंद्र जी। ये किसका था? हरिश्चंद्र का था। वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। उन्होंने क्या किया था कि ये जो कहा था, ये व्याख्यान दिए थे हिंदी वर्धनी सभा में, एक व्याख्यान दिए थे, उसी में यह कहे थे। व्याख्यान दिए थे। ये जो था ये 98 दोहे में यह रचना है। 98 दोहे में यह निज भाषा उन्नत रहे वाला जो पंक्ति है 98 में दोहे में था। हिंदी वर्धनी सभा, हिंदी वर्धनी सभा में एक व्याख्यान दिए थे और इसको पहली बार जो छापा था वो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका में पहली बार यह भाषा के लिए जो छापा गया था वो इसी में था। इसका हम नेक्स्ट सेशन जल्द ही फिर एक विशेष हिंदी पत्रकारिता पे फिर लेकर हाजिर होंगे। मित्रों, आप समझिए कि इतनी बेहतरीन कंटेंट आप देख लीजिएगा, सारे के सारे चीज एग्जाम में फंसते हैं और बहुत विशेष। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो मित्रों, आपके दिल से अगर कुछ अच्छी चीज बात लगी हो, मेरे द्वारा जो भी दी गई हो जानकारी इंफॉर्मेशन, तो क्लास में कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं इस बात के लिए, आप लोगों का जो कमेंट होता है मेरे लिए दिल का मोती की तरह रहता है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो, अब बुरा लगा हो तो भी लिखिएगा, लेकिन कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ विशेष लेकर, फिर आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में, और आप लोग टीजीटी पीजीटी इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा एकदम परीक्षा उपयोगी कंटेंट दिया जाएगा, सारी चीजें दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी 2022 8299003391 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या इंक्वायरी नंबर यहाँ पर दिया है टीजीटी पीजीटी 2022, इसी एंट्री नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे हिंदी लिख के, तो हमारी टीम आपसे संपर्क लगेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कुछ न कुछ लिख के कमेंट करिएगा। इतने सब्जेक्ट के चल रहे हैं आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। हिंदी के लिए मैं सदा तत्पर, कटिबद्ध, ईमानदारी से लगा हूं मित्रों, और बेहतर कंटेंट देने की पूरी निष्ठा से आपको लिए हाजिर हूं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी, विजय हिंदी, जिंदाबाद हिंदी, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।